बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करने के बाद ये इसका डिजिटल वर्जन है वर्नियर कैलिपर का, ओके। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को। हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। मेजरिंग टेप से तो हर कोई वाकिफ़ है, आप वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं मेजरिंग टेप सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट है, ठीक है। ये 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट है। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो ये सेंटीमीटर के 100 हिस्से कर सकता है, 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है ना, ये 1 सेंटीमीटर के 1000 हिस्से करके दिखा सकता है। ओके। इसीलिए मेजरिंग टेप की जो रीडिंग होती है वो होगी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, बस 2 डिजिट्स में होगी। जैसे 2.3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो गया और 3 मिलीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर शो करेगा। ये इसकी मेजरिंग टेप की यही औकात है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की औकात इससे थोड़ी ज़्यादा है। हमने कल देखा था इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 3 डिजिट्स में होती है। पहला डिजिट सेंटीमीटर को शो करता है, फिर मिलीमीटर को शो करता है, और ये उसका 10वां हिस्सा भी शो कर देता है, ठीक है। ओके। मसलन इसकी रीडिंग थी 2.24, हमने कल मेजर की थी। ओके। स्क्रू गेज की औकात इन दोनों से ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है ये वर्नियर कैलिपर से। और ये क्या करता है, इसकी जो रीडिंग होती है वो 4 डिजिट्स में होती है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और हैं। मसलन 2.24 थी तो यहाँ पे ये 1 डिजिट और हमें एक नेक्स्ट डिजिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, 1 डिजिट और आगे की रीडिंग हमें बता देगा, जो कि इसका भी फिर 10वां हिस्सा होगी, ठीक है। मज़ीद फिर 10वें के भी 10वें कर देता है, 10वें का 10वां 100वां हिस्सा हो जाएगा। मिलीमीटर के 100 हिस्से कर देगा और सेंटीमीटर के हो जाएंगे 1000, क्योंकि मिलीमीटर खुद 10वां है। ये 10वें का 10वां और 10वें का 10वां, तो 1000 हिस्से कर देगा ये इस 1 सेंटीमीटर के। बहुत बड़ी बात है। मसलन हो सकता है कि अगला डिजिट 6 हो, ठीक है, सेंटीमीटर। हम ऐसे अप्रॉक्सीमेटली अपने अंदाजे से हम एक बता देते हैं। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, और ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा बता देगा, और ये उस 10वें का भी 10वां यानी 100वां हिस्सा बता देगा। ओके। तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी सलाहियत है। इसकी बाकी बातें जानने से पहले हमने इसको कंपेयर किया है, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या, उसमें क्या ख़ास बात है, हम इसको क्यों आखिर पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स में। इसलिए ये स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए होती है, बहुत आला टेक्निकल और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब बनाए जा रहे होते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हों या एरोप्लेन के पार्ट्स हों, तो वहाँ पे स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जा रहा होता है और लैब में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्क्रू गेज सबसे आला है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी भी चाहिए होती है सम टाइम, ओके। फिर इससे ज़्यादा आला इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ओके। मसलन आपके इंटरेस्ट के लिए एक नाम बता देता हूँ आपको, कि फ़िज़िक्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है ना, जो आप यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए, उसको कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ओके। इंटरफेरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। फ़िज़िक्स में ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, ये इनसे बहुत ज़्यादा आगे है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज वगैरह, या इसका कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप इसके बारे में, ओके। अब हम आ जाते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर, कि ये आखिर इतनी ज़्यादा डिटेल हमें कैसे शो कर देता है, क्यों आखिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमें इतनी बारीक रीडिंग दिखाने के काबिल हो जाता है, ठीक है, कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा कैसे शो कर सकता है। इसके पीछे एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि इसमें एक स्क्रू लगा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें एक स्क्रू लगा होता है। आपको पता है स्क्रू किस तरह होता है, स्क्रू नट बोल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे नट इसमें चूड़ी बनी होती है, ठीक है, स्पाइरल
रिंग, और उस पर एक नट चढ़ा होता है। इस नट को घुमाने से, ओके, स्क्रू को घुमाने से, सॉरी, ये जो स्क्रू है, स्क्रू को घुमाने से ये इसमें आगे मूव करता है। ठीक है, इसको अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये बाहर जाएगा। ओके, यस सर। अगर इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी तो अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज होगी यानी इस डायरेक्शन में होगी तो ये अंदर जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में होगी तो ये बाहर जाएगा। अब होता ये है कि इसका जो स्क्रू बनाया जाता है अंदर, उस स्क्रू की जो चूड़ी बनाई जाती है, इसको कहते हैं फिज़िक्स की ज़ुबान में पिच। जी, इसकी जो पिच होती है ना वो 1 मिलीमीटर की रखी जाती है, सिर्फ 1 मिलीमीटर की। इसकी पिच 1 मिलीमीटर थिक होती है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। यस। अब होता ये है कि इसका स्क्रू जब एक चक्कर पूरा काटता है, मतलब कि पूरा एक चक्कर गोल घूम जाता है जब ये, यस, तो ये 1 मिलीमीटर अंदर जाएगा, सिर्फ 1 मिलीमीटर। यस सर। मतलब इतना जाएगा अंदर, एक चक्कर घूमने से ये इतना अंदर चला जाएगा। ठीक है, यस सर। बहुत थोड़ा सा अंदर जाएगा, यानी सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा एक पूरा चक्कर 360 डिग्री घुमाने से। अब यहाँ पे कमाल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस 360 डिग्री को ना यहाँ पे निशान लगा देते हैं 100, पूरे 100 डिवीजन्स बना देते हैं। यस सर। अब इस तरह इसका 1 मिलीमीटर 100 डिवीजन्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 मिलीमीटर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जो इसका स्क्रू है उसके ऊपर 100 डिवीजन्स बना देते हैं। यस सर। हालांकि इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हम 100 बना देते हैं क्योंकि 100 नज़र के लिहाज से ठीक रहते हैं, आँखों को सही से नज़र आ जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कोई दिक्कत नहीं होती इसको 1 मिलीमीटर के 100 टुकड़े करने में, क्योंकि जो इसका मेन स्केल होता है, अब मैं अगर आपको ये शो करा देता हूँ यहाँ पे दिखाने से पहले कि ये इसका यहाँ पे मेन स्केल होता है। मेन स्केल वही इंची टेप की तरह होता है, जिसमें सेंटीमीटर होते हैं और मिलीमीटर होते हैं। आपको पता है इंची टेप सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक आराम से दिखा सकता है, तो इसका जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का है। यस सर। और मिलीमीटर, क्योंकि इसकी पिच 1 मिलीमीटर की है, यानी एक चक्कर में 1 मिलीमीटर आगे जाएगा, तो इसकी ये जो स्क्रू है इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल बनाया गया है। ठीक है, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, और सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन्स पाए जाते हैं, पूरे 100। ठीक है, तो अब हम इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच इसकी है 1 मिलीमीटर की। यस सर। और पिच यानी उर्दू में हम कहेंगे चूड़ी, चूड़ी 1 मिलीमीटर की हुई है इसकी। और लीस्ट काउंट इसका बनाने के लिए और इसको मेजरमेंट की सलाहियत देने के लिए स्क्रू के ऊपर जो डिवीजन्स बनाए गए हैं वो हैं पूरे के पूरे 100। वर्नियर के 10 थे। यस सर। वर्नियर के 10 थे, इसलिए वर्नियर के 10 थे तो उसका 0.1 आता था आंसर मिलीमीटर में। तो इसके हैं पूरे 100, तो इसका मिलीमीटर में आएगा 0.01 मिलीमीटर। और अब आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो पॉइंट और इधर एक कदम और इधर चला जाएगा। ओके, फिर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है, 1 मिलीमीटर, और इसके डिवीजन्स कितने हैं 1 मिलीमीटर के स्क्रू के ऊपर 100। तो इसका जो लीस्ट काउंट बनेगा वो बनेगा 0.01 मिलीमीटर। और अब आप इसको कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, 100 से इसको मिलीमीटर को इसमें डिवाइड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट डेसिमल एक कदम और आगे चला जाएगा और ये रीडिंग बन जाएगी 001 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दें, ये हमेशा लगा देते हैं हम अपनी आसानी के लिए ताकि पॉइंट नज़र आए। ठीक है, वाज़े नज़र आए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट LC माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, वो है 0.001 सेंटीमीटर। ये रीडिंग सेंटीमीटर की होगी, ये मिलीमीटर की होगी, ये मिलीमीटर का 1/10 होगा,
और ये मिलीमीटर का 1/100 होगा। यस सर। दिस इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कोई मुश्किल इसमें नहीं। नहीं, समझ में आ गया। यस सर। अब आप देखें इसकी भी बीमारियां हैं, ठीक है। यस सर। इसकी भी वही 2 बीमारियां हैं। जब ये पुराना हो जाता है, घिस जाता है, तो फिर ये ज़ीरो एरर देता है। जब ठीक होता है, वैसे ज़रूरी नहीं कि पुराना हो जाए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पुराने की ज़रूरी नहीं है कि पुराना हो तो ख़राब हो। मौसम के बदलने से भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में फ़र्क पड़ता है। यस सर। गर्मियों में आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ख़रीदा और आप इसको किसी ठंडे इलाके में ले गए, गर्म इलाके से ख़रीदा है, वहाँ ठीक था। यस एकदम बहुत ठंडे इलाके में आप ले गए, रीडिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। ठंडे इलाके से लाए हैं और गर्म इलाके में ले गए तो भी रीडिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। ये इतने नाजुक होते हैं, यस सर। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि पुराना हो जाए, नए इंस्ट्रूमेंट में भी फ़र्क पड़ सकता है। ओके, ओके। अब आप देखें, इसी तरह सर्दियों में ख़रीदा तो गर्मियों में रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा, गर्मियों में ख़रीदा है तो सर्दियों में भी फ़र्क आ सकता है। अब ये ठीक जब होता है तो ये इस तरह होता है। ज़ीरो सर्कुलर स्केल जो होता है ना, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की जो लाइन होती है ना ज़ीरो की, उसके साथ बिल्कुल मैच कर जाता है। यस। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये तो है बिल्कुल ठीक वाला। ठीक है। अब ये है बीमार वाला। यस। ठीक है। अब आप इस बीमार वाले को देखें अगर, तो ये बग़ैर कोई चीज़ अंदर डाले, कोई चीज़ मेजरमेंट के लिए नहीं डाली हुई, फिर भी ये क्या कर रहा है, ज़ीरो एरर दे रहा है। ठीक है। और क्या ज़ीरो एरर दे रहा है कि इसकी जो रीडिंग है आप देखें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो मैच करने के बजाय 15 से भी थोड़ी आगे गई हुई है। कितनी? 16, 17 और 18, 3 डिविजन्स आगे गई हुई है। तो ये 18 दे रहा है, वो भी प्लस में, मतलब वाफिर दे रहा है। ओके, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर को असल रीडिंग में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाफिर है ना, एक्स्ट्रा है। यस सर। तो एक्स्ट्रा तो नहीं होनी चाहिए। हम चीज़ को मेजर करेंगे, जो भी आंसर आएगा, मसलन हमने एक चीज़ को मेजर किया है और हमारा आंसर आ रहा है 3.247, तो उसमें से हम ये इस तरह का जो ख़राब वाला गेज है उसका हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इसमें से 18 माइनस करवा लेंगे, तो हमारी असल रीडिंग आ जाएगी। ओके। अब ये देखें, सम टाइम इस तरह भी होता है, ज़ीरो के साथ मैच करने के बजाय ये कम रीडिंग शो कर रहा है। ओके, ये 95 इसका मैच कर रहा है। ठीक है। अब होना कहाँ होना चाहिए था, ज़ीरो पे होना चाहिए था। कितने डिवीज़न पीछे गया हुआ है, 5 डिवीज़न। यस सर। अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे होना चाहिए था 5 डिवीज़न, ये पीछे है। तो 5 डिवीजन्स, 5 की कमी शो कर रहा है। 5 की कमी है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो इसको असल रीडिंग में हम जमा करेंगे। मसलन अगर हमारी असल रीडिंग यही थी 3.247, और अगर हम इस वाले से नाप रहे हैं तो हम ये 5 इसमें और शामिल कर देंगे, जमा कर देंगे, बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन वैसे स्क्रू गेज जो होता है ना, इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि इनका एक इससे बेहतर इलाज भी होता है। इनका ये जो स्टड होता है ना, इधर एक स्क्रू लगा होता है, नट लगा होता है, पेस्ट। ठीक है। और इसको आप ये किसी टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से आप इसको घुमा के ना, ठीक है, इसको स्टड को आगे पीछे करके ज़ीरो एरर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, स्क्रू गेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, वो ये चार्ट है। यस। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। आप इसमें देखें, सेल का साइज़, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के टॉपिक में यहाँ चीज़ों का साइज़ मेजर किया गया है। लाइट माइक्रोस्कोप, रोशनी वाली माइक्रोस्कोप की क्या औकात है, ठीक है, इसकी कितनी पावर है चीज़ों को नापने की। ओके, लाइट वाली माइक्रोस्कोप की पावर यहाँ शो की गई है। ये 1 मिलीमीटर से तो हमें चीज़ें खुद भी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। 1 मिलीमीटर से शुरू होता है, और एक प्लांट सेल साइज़ में बड़ा होता है, और ये कितने का होता है, 100 माइक्रोमीटर साइज़ का होता है। ठीक है। एनिमल सेल साइज़ में ज़रा और छोटा होता है, ये 10 माइक्रोमीटर का होता है। ओके, और उससे ज़्यादा छोटा क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये 1 माइक्रोमीटर का होता है। ये सच में बहुत छोटा है।
ठीक है, इसके लिए अच्छी माइक्रोस्कोप चाहिए होती है इकोलाई बैक्टीरिया देखने के लिए। बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, आप देखें 100 माइक्रोमीटर का हमारा सेल है, नहीं सॉरी प्लांट सेल है, काफ़ी बड़ा है। और ये जो बैक्टीरिया है वो इससे 100 गुना छोटा है, बहुत छोटा है, इट्स रियली स्मॉल। अब यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप की पावर ख़त्म हो जाती है, इसकी औकात नहीं है आगे मज़ीद आपको दिखाने की। अब लेकिन लिविंग थिंग्स अब भी हैं। आप वायरस को देख लें, वायरस आ गया, ठीक है। चलें, कोई बंदा बोल सकता है ये तो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग थिंग में जाके तो फिर लिविंग थिंग हो जाता है ना, जानदार में जाके ये जानदार बन जाता है। वायरस का जो साइज़ है ना, सबसे बड़े वायरस का साइज़ वो 100 नैनोमीटर है। अब हम नैनोमीटर स्केल में आ गए। और ये इलाका है, यहाँ औकात चलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इलाका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इलाका इधर भी है, ये इसको भी दिखा सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप के इलाके को भी कवर करता है ये। लेकिन यहाँ पे हम वायरसेस को देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। और 100 नैनोमीटर वायरस का साइज़ है, और 10 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर पे आ गए। और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, यस डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, ये डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि डीएनए मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर में आकर हम मॉलिक्यूल्स की दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की दुनिया है, मॉलिक्यूल्स की दुनिया, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्केल दिया गया। अब आगे कुछ चीज़ें हैं, इतनी ख़ास नहीं है। फ़िज़िकल बैलेंस है, लैब में आप जाके देख लेंगे। फ़िज़िकल बैलेंस ये बहुत एक्यूरेट वज़न नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक डिजिटल वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। ये डिजिटल बैलेंस है, ये उसी का डिजिटल है। इसमें लोड सेंसर लगा होता है, और लोड सेंसर आपको काफ़ी एक्यूरेट आंसर देता है। ये स्टॉप वॉच है, ये भी लैब में इस्तेमाल होती है। ये सेकंड्स और सेकंड के 100वें हिस्से तक बताती है। ये 1 सेकंड, आम घड़ी जो है आपकी सेकंड्स बता रही होती है, ठीक है। आम घड़ी आपको बताएगी घंटा, उसके बाद मिनट्स, और उसके बाद सेकंड्स, ठीक है। और ये क्या बताएगी, सेकंड के 2 डिजिट्स और भी बता देगी। ये सेकंड के 100वां हिस्सा बता देगी, ओके, 10वां, और ये फिर मज़ीद 10वां, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच की काबिलियत है इसकी ये। और ये इसका डिजिटल वर्जन है। ये मैंने घंटे के लिए बनाया है, यस ये मिनट के लिए बनाया है, और ये मैंने सेकंड के लिए बनाया है, और ये फिर सेकंड का 10वां और उसका भी 10वां। तो सेकंड के 100वें हिस्से तक बता देती है। अगर हम इनको कट कर लें, क्योंकि ये दिन में 24 घंटे और 60 मिनट का हिसाब किताब है, 10 वाला हिसाब नहीं है, यस ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम चलता है। ये सेकंड है, ठीक है। तो एक सेकंड, अगर आप एक सेकंड को लें तो ये सेकंड के हमें 100 टुकड़े करके दिखा देगी, ठीक है। तो इस तरह टाइम को मेजर करके दिखा देगी हमें, ठीक है। ओके मसलन 5.32 सेकंड्स, काफ़ी एक्यूरेट है, Yes. ठीक है, काफ़ी एक्यूरेट होती है ये। लैब का तो गुजारा आसानी से हो जाता है, और ये लैब में बहुत अच्छा काम दिखाती है ये। और यहाँ पे फिर बताया जा रहा है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें चीज़ों का वॉल्यूम निकाला जाता है इस सिलेंडर में डाल के। ये गलत तरीका है देखने का, यस सर ये सही तरीका है। मैंने आपसे कहा था तिरछी नज़रों से नहीं देखना होता है, सीधी नज़रों से देखना होता है, ठीक है। हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर हो चुका। लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको इंशाल्लाह हम आखिरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर्स को, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।